हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है 47 रोनिन, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन और सामंतवादी जापान से, जहाँ विदेशियों का आना मना था। ऐसे जादुई द्वीपों का समूह जो अजीब तरह के रहस्यों से भरा था, और कहा जाता था कि ऐसे ही किन्हीं द्वीपों में चुड़ैलें और राक्षस रहा करते हैं। एक ऐसा देश जो दुश्मन प्रांतों से मिलकर बना था और जिस पर शोगुन का राज्य था, जिसकी इच्छा ही कानून थी। उस प्राचीन जापानी राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम सामुराई योद्धाओं का था। ऐसे बहादुर तलवारबाज जो अपने राजा और उसकी राज की रक्षा अपनी जान पर खेलकर भी करते थे। अगर किसी कारण से वे अपने काम में कभी भी असफल होते तो जापानी समाज में इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती थी। वो रोनिन यानी एक नाकाम सामुराई योद्धा बन जाता था। फिर भी इन 47 रोनिनों की कहानी को जानना उस पूरे जापान की कहानी को जानने के बराबर है। यह कहानी शुरू होती है एक लड़के काई से। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है, उसके माँ बाप कौन हैं और आको प्रांत तक कैसे पहुँचा। कुछ लोगों का मानना था कि वो इंसान ही नहीं था, जबकि एक अफवाह थी कि उसे जंगल के राक्षस तेंगू ने पाला था, जिन्होंने उसे शैतानी शक्तियों के गुण सिखाए और हत्या के खतरनाक हुनर की तालीम दी। जिन दुष्टों से वो भागा था उन्होंने उस पर अपने निशान छोड़ दिए। काई के इन्हीं निशानों को देखकर ओइशी नाम के सामुराई ने उसे जान से मारना चाहा, पर आको प्रांत के राजा आसानो के रोकने पर वो रुक गया। इस पर वो बोलता है कि ये एक राक्षस है, पर राजा आसानो से बोलते हैं कि ये एक बच्चा है तुम्हारी तरह, और इस तरह वो काई को अपने साथ ले जाते हैं। आको प्रांत के राजा आसानो ने उस दिन काई में कुछ ऐसा देखा जो उस दिन ओइशी को नहीं दिखा। राजा आसानो ने अपने सामुराइयों की सलाह के खिलाफ उसे वहीं रहने दिया। राजा की बेटी मीका को भी काई में कुछ खास दिखता था, इसलिए मीका और काई साथ साथ घूमते फिरते और साथ में समय बिताते थे। हालांकि वो उनके समाज का हिस्सा नहीं था, फिर भी काई ने सोच लिया था कि वो हर कीमत पर मीका और उसके पिता से मिला प्यार जरूर लौटाएगा। अब कुछ साल बाद राजा आसानो काई और अपने सामुराई योद्धाओं के साथ एक खतरनाक और विचित्र जानवर का शिकार करने आंखों के जंगल में आते हैं। पर 6 आंखों वाला वो जानवर अपनी लंबी पूंछ और सींगों से सबको घायल कर दे रहा होता है। तब यासुनो नाम का सामुराई अपने तलवार से उसे घायल तो कर देता है, पर इसमें वो खुद भी घायल हो जाता है। अब वह जानवर पलटकर वापस आता है और यासुनो पर हमला करता है, पर काई बीच में आकर उसे जान से मार देता है। पर बजाय एहसान मानने के नफरत से बोलता है कि आधी नस्ल के हाथों बचने से अच्छा था ये जानवर ही उसे मार देता, और अपनी तलवार काई की ओर बढ़ाता है। पर तभी राजा आसानो अपने सामुराइयों के साथ वहां आ जाते हैं। ये देखकर वो रुक जाता है। यासुनो के हाथ में तलवार देखकर राजा आसानो ये समझते हैं कि उसने ही जानवर को मारा है। वे उसकी तारीफ करते हैं और ये सोचकर निश्चित हो जाते हैं कि शोगुन के आने पर अब इस जानवर का खतरा नहीं रहेगा। पर ओइशी की नज़र काई के हाथ में लगे जानवर के खून पर पड़ता है, जिसे देखकर वो सब समझ जाता है, पर कहता कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सामुराइयों की तरह वो भी काई से नफरत ही करता था। तभी काई की नज़र झाड़ियों के बीच एक सफ़ेद लोमड़ी पर पड़ती है, जिसकी एक आंख नीली और दूसरी भूरी थी। इधर आको के दुश्मन प्रांत नगाटो के शासक राजा कीरा बहुत ही परेशान अपने महल में आते हैं, जहां वही सफ़ेद लोमड़ी एक लड़की का रूप धारण कर राजा कीरा के पास आती है, जो कि एक रूप बदलने वाली काला जादूगर राजा कीरा के दुश्मनों का सफाया करने वाली चुड़ैल थी, जिसे राजा कीरा ने राजा आसानो को मारने के लिए भेजा था। पर उसके जिंदा होने की बात सुन वो निराश हो जाता है। यहाँ आको में राजकुमारी मीका शोगुन के आने से पहले सारी तैयारियों का जायजा ले रही थी। तभी ओइशी का बेटा चिकारा राजकुमारी मीका को जानवर के मारे जाने और राजा आसानो के वापस लौटने का संदेश देता है। मीका अपने पिता के पास आकर सबका हालचाल पूछती है और भीड़ में काई को ढूंढती रहती है। पर राजा आसानो शोगुन के आने से पहले सारी तैयारियों के बारे में उससे पूछते हैं, क्योंकि इस बार शोगुन की प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने का सम्मान राजा आसानो और उनके राज्य आको को मिला था। ओइशी अब जब अपने घर आता है तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि उनका बेटा चिकारा सामुराई बनने की उसकी मंजूरी चाहता है, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। महल में मीका की दासी आकर उसे बताती है कि काई लौट आया है। तब वो अकेले ही काई की झोपड़ी में जाती है और देखती है कि काई घायल पड़ा है। वो उसके घाव को साफ करती है और उसे बताती है कि जब यासुनो की तारीफ हो रही थी तब उसकी आंखों में शर्म थी। वो उनकी लाख मदद करे पर वे उससे नफरत ही करेंगे। पर काई बोलता है कि इन लोगों ने जितना बन पड़ा उससे अच्छा व्यवहार किया और इतना ही उसके लिए काफ़ी है। ये बोलकर उसे जाने के लिए बोलता है। तब मीका दुखी होकर बोलती है कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता। तब काई बोलता है कि हमेशा वो उसे प्यार करेगा, पर उसकी जगह अलग है। तब मीका उदास होकर वापस लौट जाती है।
अगले दिन शोगुन अपने दल बल के साथ राजा असानो के महल में आते हैं, जहां काई की नज़र उसी चुड़ैल पर पड़ती है जिसकी एक आंख भूरी थी और दूसरी नीली। अचानक काई को याद आता है कि जंगल में जो लोमड़ी मिली थी उसकी भी ऐसी ही आंखें थी। तब वह ओइशी के पास जाता है और उसे बताता है कि पिछले हफ्ते उसने एक लोमड़ी देखी थी जिसकी एक आंख भूरी थी और दूसरी नीली। आज मैंने उसे फिर से देखा है, जो अमीरों के रखैलों के बीच एक इंसान की शक्ल में है और वो एक चुड़ैल है। पर ओइशी उसका विश्वास नहीं करता और उससे बोलता है कि एक राक्षसी चुड़ैलों को देख सकता है, तो क्या वो राक्षस है? जिस पर वह चुप हो जाता है। अब दूसरे दिन राजा असानो और उनकी बेटी मीका नगाटो के शासक राजा कीरा का स्वागत करते हैं, जो खुद इस आयोजन में शामिल होने आया था। वह मीका को देखकर राजा असानो से बोलता है कि आपकी रखैल बहुत खूबसूरत है, जिस पर राजा असानो नाराज होते हैं और उसे बताते हैं कि ये उसकी बेटी मीका है। तब राजा कीरा राजा असानो से माफी मांगता है। यहाँ आयोजन शुरू होता है और नाच गाने के बाद दोनों पक्ष के योद्धाओं को बुलाया जाता है। इधर अपने खेमे में यासुनो अपने बुलावे का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसी सफेद लोमड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सम्मोहित हो जाता है। राजा कीरा का योद्धा तो आ जाता है, पर राजा यासानो का योद्धा समय पर नहीं पहुंचता। तब चिकारा काई को बुलाकर यासुनो को दिखाता है, जिसे देखकर काई बताता है कि इस पर काला जादू किया गया है। तब वह यासुनो का कवच पहनकर मैदान में लड़ने जाता है। उनके बीच लड़ाई शुरू होती है, पर इस लड़ाई में काई का मुखौटा गिर जाता है, जिस पर शोगुन उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि वो एक सामुराई नहीं है और उसे मार डालने का हुक्म देते हैं। पर मीका वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इस पर राजा असानो अपनी बेटी की इस हरकत के लिए शर्मिंदा होते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब राजा शोगुन उसका कवच उतार कर उसे पीटने का हुक्म देते हैं। तब उसे पीटकर उसकी झोपड़ी में फेंक दिया जाता है। इधर मीका अपने पिता से माफी मांगती है, पर राजा असानो कुछ नहीं सुनते और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। रात में राजा कीरा को चुड़ैल समझाती है कि राजा असानो परेशान है और आग को जीतने का यही सही समय है, तो उसे हिम्मत दिखाने को बोलती है और ऐसा बोलकर कुछ स्पेल कास्ट करती है, जिसे राजा कीरा के शरीर से एक पदार्थ निकलता है, जिसे वो फूंक मारकर मकड़ी में बदल देती है। उस मकड़ी को वो राजा असानो के कमरे में छोड़ती है। वो राजा असानो के होंठों पर अपना जहर लगाकर राख में बदल जाती है। अब वो जहर अपना सर दिखाना शुरू करता है और असानो की नींद मीका की चीखों से खुल जाती है। उसे मीका की आवाज़ राजा कीरा के कमरे से आती हुई सुनाई देती है। वो तलवार लेकर राजा कीरा के कमरे में जाते हैं, जहां उसे राजा कीरा मीका के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा होता है। तब वो उस पर अपनी तलवार से हमला कर उसे घायल कर देता है, पर तभी राजा कीरा के अंगरक्षक आकर उसे वो बचा लेते हैं। तब तक ओइशी भी वहां पहुंच जाता है और राजा असानो को होश में लाने की कोशिश करता है, पर राजा असानो किसी के होश लाने पर भी होश में नहीं आ रहे थे। तभी मीका वहां आकर उन्हें होश में लाती है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि राजा शोगुन ये सब देख लेते हैं। अगली सुबह शोगुन राजा असानो को सजा सुनाते हैं कि उसने अपने राज्य में आए हुए एक निहत्थे मेहमान पर वार किया है, जिसकी सजा मौत है। पर उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सेपुकु के जरिए सम्मानपूर्वक खुद मौत को गले लगाने का आदेश देते हैं। अब यहाँ राजा असानो अपने सबसे विश्वास पात्र सामुराई ओइशी को बुलाकर उसे बोलते हैं कि शोगुन चाहते तो उसे आम अपराधी की तरफ फांसी पर लटका सकते थे, पर उन्हें सम्मान के साथ मरने का मौका दिया है, इसलिए उसके मरने के बाद मीका और आको का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसकी है। इस पर ओइशी राजा असानो को बोलता है कि आप पर काला जादू हुआ था, पर असानो बोलते हैं कि ये उसका भाग्य है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि इसी में आको की भलाई है। अगली सुबह राजा असानो सेपुकु की प्रथा के अनुसार सफ़ेद कपड़े पहनकर उस जगह में जाते हैं जहां उन्हें अपनी जान लेनी थी। वहां मीका, राजा शोगुन, राजा कीरा के अलावा उसके वफादार सामुराई योद्धा थे। यहाँ काई अपनी झोपड़ी में बेबस व घायल पड़ा था। अब इधर सेपुकु की प्रथा शुरू होती है, जिसमें राजा असानो अपने पेट में खंजर लगाते हैं और ओइशी की ओर इशारा करते हैं। ओइशी अपनी तलवार से उन पर वार करता है, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। राजा असानो के मरने के बाद उसके सामुराई योद्धा बदला लेने के लिए ओइशी को बोलते हैं। ओइशी, जो सभी सामुराई योद्धाओं का लीडर था, उन्हें अभी बदला लेने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से आको की पूरी प्रजा को खत्म कर दिया जाता। यहाँ मीका की दासियां उसे जहर की शीशी देती है। तब मीका बोलती है कि अभी हम आको नहीं हारे हैं। अब राजा शोगुन के सामने सभी सामुराई योद्धा समर्पण करते हैं। मीका राजा शोगुन से अपने पिता के राज्य को अपनी शादी तक संभालने की इजाजत मांगती है, क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। इस पर शोगुन बोलते हैं कि उसने उसकी शादी राजा कीरा से तय कर दी है, ताकि दोनों राज्यों की दुश्मनी समाप्त की जा सके। इसके लिए मीका को 1 साल का शोक मनाने का समय दिया जाता है
और 1 साल बाद राजा कीरा से उसकी शादी होगी। वो ओइशी और बाकी समुराई योद्धा को आदेश देता है कि वे अपने राजा के बिना एक रोनिन हैं और वे अपने राजा की मौत का बदला नहीं लेंगे। राजा कीरा को आको सौंप दिया जाता है और शोगुन के जाने के बाद सभी सामुराई योद्धाओं को आको छोड़ने का आदेश दिया जाता है, शिवाय ओइशी की, क्योंकि राजा कीरा को उस पर भरोसा नहीं था। वो उसे काल कोठरी में डलवा देता है और काई को मीका को अंतिम बार दिखाकर उसे कहीं बाहर भेज देता है। अब 1 साल बीत जाता है। ओइशी को काल कोठरी से बाहर निकालकर आको के सड़कों में फेंक दिया जाता है, जहाँ से उसे उसका बेटा चिकारा और बीबी रिकू उसे घर ले आती है। वहाँ वो उससे पूछता है कि उसके आदमी कहाँ हैं और मीका का क्या हुआ। तब उसकी बीवी उसे बताती है कि उसके आदमी आको छोड़ चुके हैं और मीका की शौक की मियाद पूरी होने वाली है, इसलिए राजा कीरा उसे अपने महल में शादी की तैयारियों के लिए लेके गए हैं। तब वो चिकारा से काई के बारे में पूछता है। चिकारा बताता है कि काई को डच आइलैंड में बेच दिया गया है। तब ओइशी उसे 3 घोड़े लाने के लिए बोलता है और अपनी बीवी रिकू को बोलता है कि तुम्हें लोगों को यकीन दिलाना होगा कि हमारा तलाक हो चुका है, ताकि वो सुरक्षित रहे। और अपनी पत्नी से विदा लेकर अपने बेटे चिकारा को अपना खंजर देता है और बोलता है कि उसके आदमियों को एक खंजर देना और उन्हें 1 हफ्ते बाद काली झील में मिलने के लिए बोलना। और वो घोड़े लेकर डच आइलैंड निकल जाता है। वहाँ जाने पर उन्हें गोरे फिरंगी मिलते हैं, जिनसे वो बोलता है कि वो भी यहाँ लड़ना चाहता है। इधर काई एक बहुत ही ताकतवर विकृत इंसान से लड़ता है, जिसकी एक झटके में वो गर्दन उड़ा देता है। अब ओइशी उसे लड़ने आता है, पर काई को कुछ भी होश नहीं था। वो उससे लड़ने लगता है। तब ओइशी उसे याद दिलाता है कि वो ओइशी है और राजकुमारी मीका को उसकी जरूरत है। तब उसे होश आता है और वो इससे इशारे से भागने के लिए बोलता है। तब वे दोनों वहाँ आग लगाकर भाग जाते हैं। रास्ते में ओइशी काई को बताता है कि राजा कीरा ताकत के अलावा काले जादू का भी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसमें उसकी जरूरत है। तब काई बोलता है कि उसने तो उसे पहले ही बताया था, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तब ओइशी बोलता है कि वो उस दिन गलत था, पर अब उस गलती को सुधारना होगा। इधर कीरा को खबर मिलती है कि काई भाग गया है और इसमें किसी सामुराई ने उसकी मदद की है। तब कीरा समझ जाता है कि ये ओइशी होगा। वो चुड़ैल को बोलता है कि ओइशी को उसके साथियों सहित खत्म कर दे। यहाँ काली झील के पास सभी सामुराई योद्धा इकट्ठा होते हैं। वहाँ काई और ओइशी भी पहुँचते हैं। ओइशी को देख उसके साथी खुश होते हैं, पर काई को देखकर सभी नाराज होने लगते हैं। पर ओइशी उन्हें समझाता है कि अब जो हम करने वाले हैं उसमें काई की मदद की जरूरत होगी, पर इससे उन्हें फांसी मिलेगी। पर कीरा को जहन्नुम पहुंचाए बगैर वे चैन से नहीं बैठेंगे। वो कीरा के किले का नक्शा दिखाता है और उन्हें बताता है कि कीरा को मारने का सबसे सही समय तब का है जब वो किले से बाहर हो, और ये समय तब है जब वो पूर्वजों के मंदिर प्रार्थना करने जाएगा। पर वो प्रार्थना करने कब जाएगा ये पता नहीं है। तब वो इसोगाई नाम के सामुराई को कीरा के पूर्वजों के गांव भेजता है, ताकि कीरा के आने का सही समय पता लग सके। वो सुजान और याकुदा को बाकी सभी सामुराइयों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है और अपनी तलवार हजामा को देता है, क्योंकि उसके पास तलवार नहीं थी। अब यासुनो काई को देखकर बोलता है कि वो सामुराई नहीं है, फिर ये यहाँ क्यों है। तब ओइशी बोलता है कि हम में से अब कोई भी सामुराई नहीं है। अब ओइशी काई और बाकी सामुराई योद्धाओं के साथ ओएसे गांव जाता है, जो तलवार बनाने के लिए प्रसिद्ध था। पर वहां जाकर देखता है कि राजा कीरा के सिपाही चारों ओर हैं और उन्होंने पूरे गांव को कब्जे में कर लिया है। सिपाही उनको वहां से जाने के लिए बोलते हैं। तब काई उन सिपाहियों को मार देता है और उनके हथियारों को ले लेता है, पर उन्हें अभी भी हथियारों की जरूरत थी। यहाँ राजा कीरा के महल में राजकुमारी मीका खाना नहीं खा रही होती है। तब वो चुड़ैल उसे खाने के लिए बोलती है, जिस पर वो कहती है कि उसने उसके पिता की हत्या की है। तब वो चुड़ैल बोलती है कि वो भी अपने पिता की तरह अपनी जान ले सकती है। आज राजा कीरा आंखों के राजा हैं, कल वो पूरे जापान के राजा बनेंगे। इधर रात में ओइशी काई को हीडा जाने के बारे में बोलता है, क्योंकि अब वही एक जगह बची थी जहाँ से उन्हें हथियार मिल सकता था। तब काई बताता है कि कीरा के आदमियों ने पूरे हीडा में कब्जा कर लिया है, इसलिए वहाँ जाना बेकार है। पर एक और रास्ता है, उनको पेड़ों के समंदर से होते हुए तेंगू के जंगलों में तलवार मिलेगी। ओइशी इस पर विश्वास नहीं करता, पर काई बताता है कि ये सब सच है, क्योंकि उन्होंने उसकी परवरिश की है, उसे जादू सिखाया है और उसे अपनी तरह बनाना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। अब जब हमें तलवार चाहिए तो वे हमें आसानी से नहीं देंगे, पहले वे हमारा इम्तिहान लेंगे। ओइशी और काई बाकी सामुराई योद्धाओं के साथ तेंगू के जंगलों में जाते हैं। यहाँ इसोगाई कीरा के गांव आकर जुलूस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता। तभी एक लड़की इसोगाई को एक ड्रिंक देती है। इसोगाई उससे पूछता है कि वो कौन है। तब वो अपना नाम यूकी बताती है। यूकी और कोई नहीं, वही चुड़ैल रहती है। यहाँ तेंगू के जंगलों में वे आगे बढ़ते जाते हैं। वहाँ बच्चे, बूढ़े और औरतों की आत्मा भटक रही होती है, जिन्हें यहाँ किसी न किसी कारण से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब एक गुफा में काई और ओइशी जाते हैं। बाकी सभी को बाहर रुकने के लिए बोला जाता है।
अंदर जाने से ओइशी ओइशी को सावधान करता है कि चाहे जो हो जाए, जो भी दिखे, भूल कर भी तलवार न निकालना। अंदर जाने पर वो एक हालनुमा गुफा में तेंगू के शीश अपने देवता के आगे झुके हुए थे। ओइशी को वहीं रोककर वो अंदर जाता है। अंदर तेंगू उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ बाहर यासुनो बोलता है कि अगर वे जल्द वापस नहीं आए तो वे भी अंदर चलेंगे। इधर तेंगू काई को बोलता है कि जिन लोगों के लिए तुम वापस आए हो तो क्या वे उसके योग्य हैं? एक औरत का प्यार जिसे वो कभी नहीं पा सकता। वो उसके बारे में बताता है कि वो एक अंग्रेज नाविक और एक किसान लड़की का बच्चा है जिसे इन जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उन लोगों ने उसे पाला, उसे तालीम दी, पर उसने उससे मुंह मोड़ लिया। तब काई बोलता है कि ये मौत के तोहफे थे और सभ्य समाज में इसकी जरूरत नहीं थी, पर मीका के लिए वो 10,000 साल तक इंतजार कर सकता है। अब ओइशी देखता है कि उसके साथी मना करने के बावजूद अंदर आ जाते हैं। तभी तेंगू के शिष्यों के शरीर में हलचल होने लगती है। ये देखकर यासुनो अपनी तलवार निकाल लेता है, पर वे इतनी तेजी से एक एक सामुराई योद्धा को मारने लगते हैं कि ओइशी समझ नहीं पाता है कि ये सच है कि आंखों का भ्रम। तभी कोई उसके कानों में ये बोलता है कि अपनी तलवार निकाल ले, पर वो असमंजस की स्थिति में होता है और उसके सामने सभी सामुराई योद्धा एक एक करके मारे जाते हैं। इधर तेंगू बीच में तलवार रखकर बोलता है कि देखते हैं पहले कौन तलवार उठाता है। तब काई बड़ी ही तेजी से तलवार को उठा लेता है और यहाँ सभी चीजें गायब हो जाती है और वहाँ तलवारें रखी होती हैं। काई आकर बोलता है कि उसके आदमी सुरक्षित थे और ये सब उसका इम्तिहान था जिसमें वो पास हो गया। अब सभी सामुराई वहाँ रखी तलवारों को उठा लेते हैं। वापस आने पर हजामा ओइशी को उसकी तलवार लौटाता है, पर ओइशी हजामा को रखने के लिए बोलता है। तभी उइसोकाई वहाँ आकर ओइशी को बताता है कि राजा कीरा आज रात पूर्वजों के मंदिर में आएगा। अब वे सभी इस जगह जाते हैं जहाँ राजा कीरा खड़ा था। राजा कीरा को देखते ही उइसोकाई गिर पड़ता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। ये कोई और नहीं, वो चुड़ैल रहती है जो चारों तरफ अपने जादू से आग लगा देती है। उइसोकाई वहीं जलकर राख हो जाता है। अब कीरा के सिपाही तीरों की बौछार करने लगते हैं। सभी सामुराई इधर उधर भागने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि उइसोकाई ने सम्मोहित होकर उन्हें यहाँ लाया था ताकि वे सभी मारे जाएं। कुछ घायल होते हैं, कुछ मारे जाते हैं। बासो यासुनो को बचाते हुए घायल हो जाता है। हजामा को ओइशी समझकर कीरा का योद्धा उसे मार देता है। आग जब ठंडी होती है तो चारों तरफ जली हुई लाशें थी। ओइशी की तलवार देखकर चुड़ैल उसे राजा कीरा को दे देती है। वे सभी निश्चिंत हो जाते हैं कि ओइशी और उसके साथी मारे गए। इधर वो चुड़ैल मीका को बताती है कि उसके सभी शुभचिंतक ओइशी, काई और सभी सामुराई योद्धा मारे गए। वो उसे खंजर देती है और बोलती है कि वो चाहे तो अपनी जान ले सकती है। यहाँ सभी थके हारे घायल लौटते हैं। बासो बहुत बुरी तरह से घायल रहता है। वो काई से माफी मांगता है कि बचपन में वो उसकी झोपड़ी के आगे पत्थर मारता था। तब काई बोलता है कि वो शुरू से जानता था कि वही है, और बासो शर्मिंदा होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। ओइशी टूट जाता है और अफसोस करता है कि उस दिन उसे हथियार उठा लेना चाहिए था, पर काई बोलता है कि यही सही समय है। कीरा सोचता है कि हम मारे गए हैं और वो हमारे आने की उम्मीद नहीं करेगा। दूसरे दिन काई एक काफिले को जाते हुए देखता है। वो और ओइशी जाकर काफिले के सरदार को रोकते हैं। तब सरदार बोलता है कि उन्हें राजा कीरा की शादी में नाचने गाने के लिए बुलाया गया है। तब ओइशी बोलता है कि हमें पता है, हमने आपको आंखों में देखा है, पर आज हमें आपकी मदद की जरूरत है। तब काफिले का सरदार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वे सभी उसके दल में शामिल हो जाते हैं। जब काफिला एक जगह पर रुकता है तब यासुनो काई के पास आकर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि एक सामुराई कभी भी एक तलवार नहीं रखता, और उसे एक और तलवार देता है। अब सभी उसे एक सामुराई का दर्जा देते हैं। यहाँ एक कागज में सभी सामुराई अपना नाम लिखकर अपने खून से अंगूठे का निशान लगाते हैं और उसे संभाल कर इस तरह से रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको भूले नहीं। उन्होंने अपने सम्मान के लिए क्या किया ये दुनिया जान सके। अब वे सभी 47 रोनिन हैं। यहाँ राजा कीरा अपनी चुड़ैल से शगुन दिखाते रहता है। शगुन देखकर चुड़ैल बताती है कि आपके लिए शगुन काफी अच्छा है। यहाँ काफिला भी राजा कीरा के किले में पहुँच जाता है। मीका और राजा कीरा समारोह में शामिल होने आते हैं। जश्न शुरू हो जाता है। कुछ सामुराई योद्धा पहाड़ से चढ़कर किले में घुसते हैं। कुछ जो अंदर थे वे जश्न से हटकर अपनी तलवारों के पास पहुंचकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं। अब वे धीरे धीरे करके कीरा के सैनिकों को खत्म करते हैं। यहाँ ओइशी अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रहा होता है और वो अपने मंच के नीचे से अपनी तलवार निकालता है और राजा कीरा के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर उससे पहले एक तीर आकर उसकी बाह में लग जाती है, जिससे वो लड़खड़ाता है और उसका मुखौटा गिर जाता है। राजा कीरा इसे देख लेता है और अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मीका उसे खंजर से घायल कर देती है और काई को देखकर वो उसकी ओर भागती है।
इधर सामुराई योद्धा और कीरा के सैनिकों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर ओइशी राजा कीरा के पीछे भागता है। यहाँ मीका और काई 1 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं, पर तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उससे बोलती है कि अंतिम बार मिल लो, क्योंकि अब मौत तुम दोनों को अलग कर देगी। तब काई बोलता है कि वो उससे नहीं डरता, पर चुड़ैल बोलती है कि उसे डरना चाहिए और एक ड्रैगन का रूप धारण कर वो उस पर हमला कर देती है। काई भी अपनी तलवार लेकर उससे लड़ने लगता है और बहुत ही फुर्ती से उस चुड़ैल के हर वार को नाकाम करता है। यहाँ ओइशी और राजा कीरा अपनी तलवारों से लड़ने लगते हैं। इधर चुड़ैल ड्रैगन शक्ति का प्रयोग कर काई को आग से जलाने की कोशिश करती है, पर काई जादुई तलवार की मदद से रोकता है। पर इस बीच काई के हाथ से वो तलवार छूट जाता है और मौका देखकर वो चुड़ैल मीका को मारने के लिए जाती है, पर काई उससे पहले ही उसकी गर्दन को उड़ा देता है। यहाँ ओइशी भी कीरा को मार देता है और उसकी गर्दन काट कर उसके सैनिकों को दिखाता है, जिससे उसके सैनिक उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और युद्ध रुक जाता है। वे सभी राजा कीरा का सिर लेकर आको जाते हैं। आज 1 साल बाद ओइशी, काई और बाकी सामुराई योद्धा मीका के साथ सिर उठाकर आको की गलियों से निकलते हैं। आको की जनता की आंखों में प्यार व सम्मान था अपने सामुराइयों के लिए। अब वे राजा आसानो की कब्र में जाकर बोलते हैं कि आपकी मौत का बदला ले लिया गया है, पर शोगुन वहां आकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने पर नाराज होते हैं। पर ओइशी बोलता है कि ये सिर्फ अपने मालिक के लिए इंसाफ चाहते थे, इसीलिए वो अपने सामुराइयों के साथ सम्मान के साथ मरने का आदेश चाहता है। शोगुन इसकी इजाजत दे देते हैं। आज वो काई को एक सामुराई मान रहे थे। आज पहली बार काई और ओइशी जाम पीते हैं एक दोस्त की तरह। मीका और काई भी अंतिम बार मिलते हैं और काई उसे अगले जन्म में फिर ढूंढ लेने का वादा करता है। सुबह सभी सामुराई सेपुकु की प्रथा के अनुसार सफेद कपड़ों में रहते हैं। इससे पहले कि वे अपनी जान ले लेते, राजा शोगुन उन्हें बीच में रोकते हैं और चिकारा को बुलाते हैं। तब वो ओइशी से बोलते हैं कि हम हमारे देश को तुम्हारे खून से वंचित नहीं रख सकते। इसके बाद रस्म के अनुसार सभी सामुराई अपनी जान ले लेते हैं, पर अब आको सुरक्षित था, उसे किसी बाहरी ताकत से खतरा नहीं था। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हर साल 14 दिसंबर को दुनिया भर के लोग आकर इन 47 रोनिनों की कब्र में उनके अदम्य साहस, कर्तव्य और निष्ठा के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। ये कहानी उन्हीं की कहानी से प्रेरित है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसे जरूर बताएं। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, चूँकि मेरा चैनल नया है तो आपके प्यार और सपोर्ट की इसे ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।